अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो पिछली वीडियो की ही कंटिन्यूशन है, रूट कैनालिंग। रूट कैनालिंग क्या होती है, इसके ऊपर डॉक्टर कमल हमें बताएंगी कि रूट कैनाल क्या ट्रीटमेंट है। जी डॉक्टर कमल। अस्सलाम वालेकुम। रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक पूरा ट्रीटमेंट है जिसको आम फहम में लोग कहते हैं दांत को डेड करना। दांत को डेड करने का मकसद ये नहीं होता कि वो जो ओरिजिनल दांत है उसको निकाल दिया जाए या दांत ख़त्म कर दिया जाए। तो दांत को डेड करना या रूट कैनाल ट्रीटमेंट का ट्रीटमेंट ये होता है कि दांत की जड़ों का जिसके कंप्लेन के साथ पेशेंट हमारे पास आता है, जिसमें दांत में बहुत दर्द, स्वेलिंग या सेंसिटिविटी होती है, उसकी रूट्स की ट्रीटमेंट करना, जिससे दांत को डिसेंटेसाइज किया जाता है ताकि दांत बच सके। तो क्या ये इसमें कोई एनेस्थीसिया यूज़ होता है, टाइम कंज्यूमिंग है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट बेशक टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें एनेस्थीसिया भी यूज़ होता है क्योंकि ये काफ़ी पेनफुल प्रोसीजर होता है और विदाउट एनेस्थीसिया ये फॉलो नहीं किया जा सकता। तो इसमें थोड़ा सा बताएंगी कि क्या मटेरियल यूज़ होता है, आप लोग क्या यूज़ करते हैं, कौन सा इंजेक्शंस होते हैं, कैसे? सबसे पहले जो हम इसको लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया में हम लोग लिडोकेन इंजेक्शन या ज़ाइलोकेन इंजेक्शन यूज़ करते हैं। लिडोकेन इंजेक्शन विद एपिनेफ्रिन उन पेशेंट्स के ऊपर किया जाता है जो सेंसिटिव टू नहीं होते हैं इसके साथ, और ज़ाइलोकेन पर जो इंजेक्शन होता है वो उनके लिए उसकी जाते हैं जैसे ब्लड प्रेशर और हार्ट के पेशेंट्स होते हैं। तीसरा इस दूसरे मटेरियल जो इसमें इस्तेमाल किया जाता है वो रीमर्स, फाइल्स और जो फिलिंग मटेरियल होता है वो यूज़ किया जाता है इसके। ये कैसे पता चलता है कि इस टूथ की जो रूट्स हैं वो कहाँ तक हैं, आपने कहाँ तक उनको डेड करना है, या जो आप लोग फाइल्स यूज़ कर रहे होते, क्या पहले कोई एक्सरे या कोई ओपीजी जो कि आजकल नई टर्म में वर्ड यूज़ होता है? बिल्कुल, इसके लिए हम एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे मस्ट और नेसेसरी है रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए जो रेडियोग्राफ किया जाता है वो नॉर्मली पेरिएपिकल एक्सरेज हम करवाते हैं, जिसमें हमारा रूट जो टूथ की रूट्स होती हैं उसकी लेंथ मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं उसको। क्योंकि अगर कोई रह जाए तो वो स्टिल सेंसिटाइज ही रहेगा। जी हाँ, वो बिल्कुल सेंसिटिव होता है और वो डिसेंटिसाइज नहीं होता अगर कोई कैनाल रह जाती है, क्योंकि जो नर्व सप्लाई और जो आर्टरीज एंड वेन्स उसको सप्लाई कर रही होती हैं, अगर कोई कैनाल रह जाए या उसकी लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट रह जाए तो वो दांत प्रॉपर रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि पेशेंट की काउंसलिंग क्या की जाती है। सबसे पहले तो पेशेंट को यही बताया जाता है कि आपका जो दांत मुंह में मौजूद है उसको बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो ओरिजिनल दांत होता है बाहर वो ओरिजिनल ही होता है। कि कोई भी प्रोस्थेसिस यूज़ करें या कोई उसमें आर्टिफिशियल चीज़ जो हम उसमें लगाएंगे, टूथ लगाएंगे, जो कि हम क्राउन ब्रिज वगैरह हम कह सकते हैं कि लगाए जाएंगे, वो ओरिजिनल दांत का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहली काउंसलिंग तो उसको यही होती है कि अपने ओरिजिनल दांत को बचाने की कोशिश करें ताकि आपके दांत महफूज रह सकें। क्या रूट कैनालिंग के लिए हम कोई पेशेंट सिलेक्शन भी करते हैं कि किस पेशेंट को जी हमने करना है, किसको नहीं करना? बिल्कुल, सिलेक्शन इसमें सबसे पहले होती है, क्योंकि जो पेशेंट हमारे पास यंग एज में यानी अडल्ट एज में आते हैं, बिलो 30 या बिलो 40 जो आते हैं, उनको हम ज़्यादा प्रेफरेबल समझते हैं। इसकी वजह होती है कि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, जितना रूट कैनाल से आपका दांत बचाया जा सकता है उतना होता है। जितना जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है, जाहिर सी बात है बोन की रिसेक्शन होनी शुरू हो जाती है, टूथ की रूट्स उतनी मजबूत नहीं रहती जितनी कि यंग एज में होती है। इसलिए सबसे पहले सिलेक्शन में एज सिलेक्शन होती है। एज के वाइज से हम कोशिश करते हैं कि जो यंग बच्चे हैं वो दांत निकालने के बजाय रूट कैनाल ट्रीटमेंट की तरफ जाए। और अगर एज ज़्यादा है और ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो उसमें क्या करते हैं? एज अगर ज़्यादा है और ये सारी सिस्टमिक डिजीज़ भी हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर है या हार्ट पेशेंट है, उसमें भी उस सूरत में कि ओरल हाइजीन उसकी कितनी हेल्दी है। अगर तो उसकी ओरल हाइजीन बिल्कुल हेल्दी है, दांत उसके हेल्दी हैं, तो हम उसको रूट कैनाल की तरफ ले गए। लेकिन अगर दांत मुंह में मिसिंग है और उन्होंने क्राउन ब्रिज फॉलो करना है, तब भी हम कोशिश करते हैं कि दांत को बचाएं, क्योंकि क्राउन ब्रिज के लिए हमें मैक्सिमम दांत मुंह में होना ज़रूरी है जो सपोर्टिव हो उसके लिए।
अच्छा, जैसे आपने बताया सिस्टेमिक डिजीज़ है, तो सिस्टेमिक डिजीज़ में इसका मतलब है आप पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर शुगर कंट्रोल हो, तब आप इस प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। सिस्टमिक डिजीज़ में हम ये कोशिश करते हैं कि जो लोग शुगर पेशेंट हैं, हैप सी के पेशेंट्स के लिए हम स्पेशली जो उनके मटेरियल या रिडीमर्स फाइल्स वगैरह होते हैं वो अलग रखते हैं, ताकि वो सिर्फ उसी एक पेशेंट के, क्योंकि वो डिस्पोजेबल होते हैं, वो हम यूज़ करके उनको डिस्पोज कर देते हैं। सेकेंडली ब्लड प्रेशर और हार्ट पेशेंट या शुगर पेशेंट की भी शुगर, ब्लड प्रेशर और ये सारी चीज़ें हम उनको कंट्रोल करके फिर हम उनके रूट कैनाल। चले, अगर हम अब ट्रीटमेंट की तरफ आएँ तो क्या ये वन सिटिंग में हो जाता है या इसके कुछ सेशंस होते हैं रूट कैनालिंग? रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट है जो कि अमूमन एक सिटिंग में भी हो जाता है, अनलेस और इसके अलावा अमूमन ये 3 से 4 विजिट में होता है। जो एक सिटिंग में होता है वो टाइम टेकन होता है, यानी कम से कम उसमें हमें 3 से 4 घंटे चाहिए होते हैं, जिसमें हमें रूट कैनाल एक सिटिंग में करना होता है। सॉरी। उस एक सिटिंग में उसके बाद क्या होता है, आप एक्सरेज भी करवाते हैं बीच में? जी, उसी एक सिटिंग के अंदर 3-4 घंटे के अंदर हम 2-3 एक्सरेज भी करते हैं, जिसमें हम लेंथ मेजर करते हैं। और सेकेंडली ये एनेस्थीसिया का असर, लोकल एनेस्थीसिया का असर ख़त्म होने के बाद हम ये चेक करते हैं कि पेशेंट आया पेनफुल उसको है या नहीं। अगर तो वो पेन की कंप्लेन करता है तो फिर एक से दूसरी सिटिंग करते हैं, अदरवाइज़ उसको वहीं पे हम ख़त्म कर मैंने देते हैं। ये देखा है कि रूट कैनालिंग के उस पे करने से पहले अगर पेशेंट पेन है और स्वेलिंग है या इन्फेक्शन हुआ है तो सबसे पहले आप उसको ट्रीट करते हैं। तो उसी फर्स्ट सेशन, यानी आपका कहने का मतलब कि जो फर्स्ट विजिट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें आपने इन्फेक्शन का भी वो करना है, एक्सरेज भी करवानी है। उसके बाद वाले सेशंस में ख्याल से कम टाइम देते होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। फर्स्ट में जब पेशेंट हमारे पास आता है तो सुवेयर स्वेलिंग में या दर्द की कंप्लेन के साथ आता है। उस सूरत में भी हम पेशेंट को इमीडिएट रूट कैनाल की तरफ जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जैसे ही हम उसकी टूथ को ओपन करते हैं तो जो आप आम तौर पे जो लफ्ज़ हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है कि रेशा होता है वो ऊज आउट हो जाता है, उससे पेशेंट को रिलीफ मिलता है। लेकिन बाज़ कंडीशंस में एनेस्थीसिया विद इन द इन्फेक्शन असर नहीं करता है, तो ऐसी सूरत हाल में हम पहले पेशेंट को मेडिकेशन के ऊपर रखते हैं ताकि उसका रेशा या उसकी जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाए, तो फिर उसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट। चलें जी, वंस इट डन, आपने जी रूट कैनालिंग कर ली, सुराख होता है, और उसके बाद क्या फिर फिलिंग की जाती है? फ़ौरन फिलिंग के तो नहीं की जाती। वही 3 सेशन कंप्लीट करने के बाद जब पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाता है और उसको पेन नहीं होता ऑन च्यूइंग और एक्सट्रैक्ट, अब फिर हम फिलिंग की तरफ जाते हैं। और फिलिंग के लिए भी जो मटेरियल यूज़ होता है रूट कैनाल में वो रूट से लेकर अपर तक सारा होता है, और उसके बाद हम उसमें क्राउन कुछ की लोग तरफ। रूट कैनालिंग के बाद क्राउनिंग भी करवाते हैं, तो वो नेसेसरी है या फिलिंग से ही मसला हल हो सकता है? नहीं, अमूमन ये होता है कि रूट कैनाल के बाद क्राउन कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट कर चुके होते हैं तो दांत के अंदर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहता दांत कि वो हमारी च्यूइंग मेस्टिकेशन फोर्सेस को जो है ना वो बेयर कर सके। इस वजह से हम उस चीज़ को उनको इंश्योर करते हैं कि जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपका हो जाए तो आप क्राउन ज़रूर करवाएं। ट्रीटमेंट के बाद आप क्या काउंसिल करते हैं, एडवाइस क्या देते हैं पेशेंट को? ट्रीटमेंट के बाद यही एडवाइस होता है कि अपनी ओरल हाइजीन को नीट एंड क्लीन रखें, और बहुत हार्ड चीज़ें ना तोड़ के खाएं, और अपने उसको रखें और क्राउन की तरफ जाएं। चले थे, ये था रूट कैनालिंग के बारे में, जो कि डॉक्टर कंवर ने हमें बड़ा अच्छा एलाबोरेट करके एक पूरे प्रोसीजर को समझाया है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मेरी अगली आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें।